हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारी प्लेलिस्ट चल रही है पूरी बायोमोलिक्यूल्स की, और उसमें अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने लिपिड को समझ लिया और कार्बोहाइड्रेट का मैंने पार्ट 1 बनाया था, और उस कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर को ही आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके पार्ट 2 पे चलते हैं। क्लियर है? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियरेंस मिल पाएगी। अदरवाइज आज के लेक्चर में आपको ये क्लियर नहीं होगा कि सर आप स्ट्रक्चर बना कैसे रहे हो, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन चीज है, जो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, वो मैंने पार्ट 1 में कवर कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले एक बार उसको देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर अपना। टॉपिक है आज का अपना डाइसैकेराइड। अगर आप लोगों ने देखा हो तो लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने टॉपिक कंप्लीट करा था मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए थे कि सर किस तरीके से ग्लिसरल्डिहाइड, फिर वहां से 3 कार्बन का, फिर 3 से 4 कार्बन के, 4 से 5 के, 5 के 6 के, तो बहुत सारे हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे थे, वो सब मोनोसैकेराइड के थे। अब उन्हीं मोनोसैकेराइड्स के यूनिट को जोड़ जोड़कर हम लोग क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का मतलब आप लोग समझ गए कि सर डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट होंगी। तो डाइसैकेराइड कैसे बनेगा? 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में आएंगी, पास आएंगी और एक बीच में बॉन्ड बनाएंगी। तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल देंगे? डाइसैकेराइड। इसी तरीके से अगर आपको ट्राइसैकेराइड बनाना तो 3 मोनोसैकेराइड की यूनिट पास आएंगी और बीच में बॉन्ड बनेगा उनके। कौन सा बॉन्ड बनेगा वो आज हम समझेंगे, और उसके बाद वो ट्राइसैकेराइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग मोनोसैकेराइड्स की यूनिट आती हैं और पूरा का पूरा बॉन्ड बनाती हैं, और बॉन्ड बना के अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये है। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है डाइसैकेराइड, तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं एक लाइन, व्हाट इज डाइसैकेराइड। बात अगर क्वेश्चन लिखना है तो पॉइंट ये हो सकता है कि ऐसी शुगर्स विच हाइड्रोलाइज ऐसी शुगर्स विच हाइड्रोलाइज टू गिव 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। क्लियर है? ऐसी शुगर जो हाइड्रोलाइज होने पर कितने यूनिट मोनोसैकेराइड के देंगी? 2 देंगी, तो इस वजह से वो डाइसैकेराइड। सर इसमें कुछ एग्जांपल्स, अगर आप लोगों को लास्ट क्लास देखी हो तो लास्ट क्लास में मैंने पूरी क्लासिफिकेशन समझाया था, और उसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे डाइसैकेराइड के। कौन कौन से सर? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो आज हम एक बार उसके देखते हैं कि कैसे कैसे वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने आता है, दैट इज नंबर 1 इज सुक्रोज। क्लियर है? तो सुक्रोज को हम लोग एक बार समझते हैं। सर सुक्रोज क्या होता है? यह आप लोगों के सामने सुक्रोज है, और इसके ऊपर एंजाइम काम करती है, एंजाइम काम करी इन्वर्टेज, और ये एंजाइम इस सुक्रोज को 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट में तोड़ देती है। सर वो 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं अल्फा डी ग्लूकोज, प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, तो एक चीज क्लियर हो गई कि सर सुक्रोज की यूनिट है, वो अगर उसके ऊपर कोई एंजाइम काम करेगी इन्वर्टेज, तो जैसे ही वो काम करेगी तो वो 2 यूनिट में टूटेगा, 2 मोनोसैकेराइड में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब इस वजह से मैं आप लोगों से भी स्टार्टिंग में कह रहा था लेक्चर के कि अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको अब ये समझ नहीं आएगा सर ये अल्फा क्या है और ये बीटा क्या है। तो प्लीज एक बार वो लेक्चर समझिए। वहां पे मैंने आप लोगों को बहुत सारे साइक्लिक फॉर्म्स बनवाई हैं। हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का समझा था। तो वो समझ के उसके बाद अब आप लोग इस यहां पे आइए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं हम लोग। तो सर अगर मेरे को सुक्रोज बनाना हो तो मेरे को आप अल्फा डी ग्लूकोज दे दो, मेरे को आप बीटा डी फ्रक्टोज दे दो, ये दोनों दे दो, मैं अपना आप इनके बीच में बॉन्ड बनाऊंगा और मेरे सामने क्या आ जाएगा? सुक्रोज। देखते हैं। बात है अल्फा डी ग्लूकोज।
तो अगर आप लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो मेरे को जहां तक याद है कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे, यही था। इसका फर्स्ट कार्बन, इसका सेकंड कार्बन, इसका थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, और इसी फिफ्थ से ऊपर बाहर लगता है सिक्स्थ कार्बन, ठीक है, दैट इज सिक्स्थ CH2OH। हम लोग क्या देखा था, हमने अल्फा बनाना है सर, अल्फा। तो अल्फा के लिए हमने आपको लोगों को लास्ट क्लास में समझा था कि फर्स्ट कार्बन पे OH की ओरिएंटेशन डिसाइड करती है कि कैसा होगा। OH अगर नीचे की तरफ मैंने बनाया है तो ये अल्फा है, ऊपर की तरफ बना दूंगा तो बीटा है। लास्ट लेक्चर में समझा था। तो यहां लिखा है अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा के लिए मैंने OH नीचे बनाया, ठीक है सर। सेकंड पे HOH, थर्ड कार्बन पे OHH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, HOH एंड दैट इज HCH2OH। ये आप लोगों के सामने आया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है सर। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज बनाइए एक बार इधर की साइड आप लोग। तो ये आप लोगों के सामने फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, और इसमें हम लोग एक बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 जो होता है हमें बनाना है बीटा। तो बीटा के लिए मैं CH2OH नीचे रखूंगा और OH को ऊपर कर दूंगा। याद आया फ्रक्टोज में? तो सेकंड, फर्स्ट कार्बन ये रहा, सेकंड, थर्ड पे OH ऊपर, H इधर, फोर्थ HOH एंड देन ये सिक्स, फिफ्थ से ही सिक्स अटैच होता है CH2OH। तो मैंने नंबरिंग समझ गए आप लोग। सेकंड कार्बन पे मैंने देखा कि अगर मैंने OH का ओरिएंटेशन ऊपर कर दिया तो क्या बन गया, बीटा। इसी तरीके से अगर OH का ओरिएंटेशन नीचे कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो अल्फा। हमें क्या बनाना है, बीटा सुक्रोज में, तो बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये मेरे सामने दो मॉलिक्यूल आ गए, अल्फा डी ग्लूकोज, इनका अगर मैं नाम दे दूं तो अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया सर आपने सर बीटा डी फ्रक्टोज बना दिया, और इन दोनों को जोड़ना है, प्लस का साइन है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो। किस किस के बीच में बॉन्ड बनेगा, आप लोगों को ये वाला OH दिख रहा है फर्स्ट कार्बन पे, आप लोगों को ये सेकंड कार्बन का ये दिख रहा है OH, तो इनके बीच में OH और OH ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल यहां से अलग होगा और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। कैसे होगा, इसका OH और इसका H ये अलग होगा तो H2O बाहर निकलेगा, और ये कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको अरेंज करके दिखा दूं आप लोगों को, तो ये O और ये ऐसे, यहां से मॉलिक्यूल क्या बाहर निकला सर, H2O को आपने बाहर निकाल दिया, और बीच में क्या, ये O के थ्रू ये बॉन्ड जुड़ गया। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म एज, ये देखिए फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो इसे कहते हैं हम लोग, अगर मैं इसको सही से थोड़ा सा समझाऊं आपको, इसको आप लोग ऐसे लिखिए कि सर यहां से H2O बाहर है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बना है, तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये 1 और 2 किस चीज को बताता है कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सुक्रोज के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्ट्रक्चर से आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल सर बाहर होगा और दो मोनोसैकेराइड के बीच में कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा किसका, सुक्रोज का। किसमें टूटा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज को। बहुत सिंपल है, मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, बीटा डी फ्रक्टोज बनाया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया और आंसर सामने। ठीक है सर, एक और देखते हैं नेक्स्ट। अब आप लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे, इसको पहले आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको किसमें टूटेगा, और बनाने की एक बार कोशिश करिए। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और एक बार खुद से बनाइए कि क्या हम पे वो बन पा रहा है। देखिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट पे आता है हमारा, हमने सुक्रोज समझा, अब देखते हैं माल्टोज को। सुक्रोज हो गया हमारा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे माल्टोज। देखिए नेक्स्ट इज, सेकंड इज माल्टोज। क्या होता है सर? सर ये मेरे पास एक माल्टोज है, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगी माल्टेज। माल्टेज नाम की, हमेशा एंड में एज लगा देते हैं एंजाइम के लिए, तो माल्टेज नाम के एंजाइम ने काम करा और इसको किस यूनिट में तोड़ा? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज में। तो 2 यूनिट टूटी, कौन कौन सी? ग्लूकोज की, अल्फा डी और अल्फा डी वाली। बहुत सिंपल है, बना के देखिए आप लोग। एक तरफ बनाइए अल्फा डी ग्लूकोज, ये रहा सर, अल्फा बोल रहे हैं तो H OH नीचे की साइड आएगा, सेकंड कार्बन ये रहा, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन एंड देन फिफ्थ कार्बन पे H और CH2OH, सिक्स्थ कार्बन बाहर। इसी तरीके से अल्फा। नेक्स्ट एक और, दोबारा से अल्फा डी ग्लूकोज है सर, तो ये देखिए दोबारा से ये रहा, ये रहा। तो अल्फा के लिए सर H इधर OH इधर, सेकंड कार्बन H इधर OH इधर, सर थर्ड कार्बन OH ऊपर H नीचे, सर फोर्थ कार्बन H इधर OH इधर, और सर फिफ्थ कार्बन पे CH2OH जो कि हमारा सिक्स्थ कार्बन हो जाएगा, और इधर H। क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, यही बन रहा है आप लोगों का। तो अब आप लोग खुद से देखिए कहां कहां बॉन्ड बन रहा है। देखिए बहुत अच्छे से, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, यही है 1 2 3 4। तो 1 और 4 के बीच में ये 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं आपको? हाँ जी सर दिख रहे हैं। तो ये दोनों OH ग्रुप आपस में क्या करेंगे? H2O का मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे और बॉन्ड बनेगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? कौन सा बॉन्ड? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर मैं इसको आप लोगों को बना के दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से होगा सर, ये OH और OH हटेंगे और यहां पे जो बॉन्ड बन जाएगा वो एक O से ऐसे ये बन जाएगा, और ये कहलाएगा मेरा सर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं आप लोगों को फिर से बोल देता हूं, अगर आप ये बायोलॉजी, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी समझ के कर रहे हैं कि सर बुक में तो दे ही नहीं रखा, चैप्टर 9 जो बायोमोलिक्यूल्स है आपका 11th क्लास में, सर उसमें तो दे ही नहीं रखा है, क्या पढ़ाए जा रहे हो? तो बिलीव मी, एक बार इस कंसेप्ट को पढ़िए और उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाइए कार्बोहाइड्रेट का। इवन जब मैंने लिपिड पढ़ाया था तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लिपिड का लगाइए, नीट लेवल का लगाइए, आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि सर हमने रटना पड़ रहा है। मैं मानता हूं बेशक एनसीईआरटी में नहीं समझा रखा, लेकिन केमिस्ट्री का पोर्शन है और केमिस्ट्री आपको एटलीस्ट इतनी समझ आनी चाहिए कि बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है? तो एक बार आप केमिस्ट्री लेवल पे मॉलिक्यूल्स को समझ गए तो फिर उसके बाद आपको कोई सा भी बायो का क्वेश्चन हो, कोई सा भी नीट का क्वेश्चन हो, आप बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे उसको। देखिए ठीक है? तो हमारा सेकंड हो गया माल्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आप लोगों के सामने ये रहा। बहुत इजी है, अब आप लोग बना पा रहे होंगे स्ट्रक्चर्स को। चलिए नेक्स्ट थर्ड हमारा होता है लैक्टोज। बनाइए, इसको एक बार कॉपी करिए। ठीक है, चलिए थर्ड पे चलते हैं हम लोग। थर्ड होता है हमारे पास सर, हमने सुक्रोज समझा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सर माल्टोज समझा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सर लैक्टोज बताइए। अब अगर मैं लैक्टोज के आप लोगों को यूनिट बताऊं तो आप लोग खुद से बना लेंगे, और यूनिट होती है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज।
कुछ याद आया किसी को जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा? गैलेक्टोज, और मैंने उसका स्ट्रक्चर समझाया था एकदम एंड में वीडियो के। ठीक है, देखिए बनाइए मेरे साथ। सर थर्ड टॉपिक है हमारा, दैट इज लैक्टोज। और ये लैक्टोज किस यूनिट में टूटेगा? सर ये रहा लैक्टोज, इसके ऊपर एंजाइम काम करेगी लैक्टेज। ठीक है सर, और लैक्टेज आके बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। सर कुछ समझ आया? आप लोग बना पाएंगे ये स्ट्रक्चर? ठीक है, आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। खुद से एक बार ट्राई करिए, बहुत इजी है भैया। गैलेक्टोज कुछ याद आ रहा हो किसी को? तो सर गैलेक्टोज तो बिल्कुल ग्लूकोज जैसा होता है। एक बार हाँ बोलिए जोर से। हाँ सर होता है। तो बीटा बनाना है, चलिए सबसे पहले नॉर्मल गैलेक्टोज बनाते हैं, अल्फा बीटा बाद में देखेंगे। गैलेक्टोज का मतलब क्या होता है? सब कुछ जो है ग्लूकोज जैसा है, लेकिन उसके फोर्थ कार्बन पे भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं ग्लूकोज जैसा सब कुछ बना दूं तो ये बन गया मेरे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे। गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे भी यही हाल हो जाता है, और इसका OH ऊपर और H नीचे। ये स्ट्रक्चर मेरे पास कहला जाता है गैलेक्टोज का, और CH2OH जो कि हो गया मेरे पास सिक्स्थ कार्बन। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये बना है सर अल्फा वाला, क्योंकि आप लोग देखिए फर्स्ट कार्बन पे OH किधर है? नीचे। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए बीटा। तो बीटा के लिए आप लोग बनाएंगे, इस OH को ऊपर कर दीजिए, ये OH ऊपर हो गया सर, और यहां पे इसको मैंने मिटा के ये H कर दिया, तो ये OH ऊपर चला गया। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बना बीटा डी गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज के लिए मैं फोर्थ कार्बन को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये बिल्कुल ग्लूकोज जैसा है, लेकिन उसके फोर्थ कार्बन पे भी ओरिएंटेशन चेंज हो रखी है। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, इसमें तो आप माहिर हैं। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बीटा बनाना है सर, तो OH ऊपर और H नीचे। बाकी सब बहुत इजी है। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन पे HOH, और इधर CH2OH जो कि 6 हो गया, और ये H। ठीक है, बीटा बनाया था तो इसलिए मैंने OH ऊपर कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास बीटा डी गैलेक्टोज, ये हो गया मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज। दोनों के बीच में बॉन्ड बनाइए। बॉन्ड कौन सा दिख रहा है आपको सर? 1 और 4 के बीच में दिख रहा है, इसका OH और इसका OH। ये दोनों पास में आएंगे मॉलिक्यूल, और OH और OH H2O मॉलिक्यूल हटेगा, और ये कुछ बॉन्ड कैसा बनेगा यहां पे? अगर मैं इसको रब करके अब बना दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। सर ये हो गया 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या यही हुआ? हाँ जी सर, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1 गैलेक्टोज का, 4th ग्लूकोज का, और बीच में बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। क्लियर है? तो यहां से एक तरीके से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है तो इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं हम लोग। डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना। ठीक है, या फिर कंडेंसेशन। ये केमिस्ट्री के टर्म्स है तो आप लोग बाद में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हुआ? सुक्रोज 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, माल्टोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लैक्टोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा किसमें ये यूनिट टूटी? बस यूनिट याद रखिए और कंसेप्ट आप लोगों के हाथ में। इजी लगा? बहुत इजी है। तो यहां हमारा खत्म होता है पूरा डाइसैकेराइड का कंसेप्ट, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। चलिए नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है कि सर व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन पॉइंट ये उठता है, सर व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब व्हेन टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट, नॉट टू, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती हैं और जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
लेकिन अब क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है, क्या मोनोसेकेराइड्स के अंदर, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, क्या मोनोसेकेराइड्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? क्या बोला आपने? नहीं होता? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, क्या मोनोसेकेराइड्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? आपका जवाब सही है, आप लोगों ने नहीं बोला, जोर से ऐसे करिए, नहीं। तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता। जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में मिलती हैं तब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो एक्सेप्शन क्या हो गया? अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट या व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़े ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, एक्सेप्ट मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बन सकता, जब दो आपस में जुड़ेंगे तब बनेगा। क्लियर हुआ? दिस वाज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ डाइसेकेराइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने बना लिया होगा। पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, तभी एक थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को आज फिनिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे मेरे साथ, पॉलीसेकेराइड। सर वर्ड लिखा है पॉली, तो मतलब बहुत सारे, तो एक चीज समझ आ गई, शुगर्स नहीं सर, शुगर नहीं, ऐसी नॉन शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट के वो मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोलाइज होने पर बहुत सारे मोनोसेकेराइड की यूनिट में टूटेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीसेकेराइड। नॉन शुगर्स, क्योंकि ये नॉन शुगर क्यों बोल रहा हूं सर, आप लोगों को क्लासिफिकेशन याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के दो ब्रांच निकली थी, शुगर, नॉन शुगर। शुगर वाले में तो हमने ओलिगोसेकेराइड तक पढ़ा था, 10 यूनिट तक, 9 यूनिट तक। उसके ऊपर जितना गए थे तो वो हम कहां पहुंच गए थे? पॉलीसेकेराइड्स में। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉन शुगर्स विच हाइड्रोलाइज टू गिव मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड, दीज नॉन शुगर्स आर नोन एज पॉलीसेकेराइड। कौन से एग्जांपल सर? पॉलीसेकेराइड दो तरीके के हो सकते हैं, तो ये हो गया होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड या फिर हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड, होमो मतलब सेम, तो सर समझ आता है ऐसी पॉलीसेकेराइड की यूनिट जो टूटने पर सेम मोनोसेकेराइड देंगी। सेम मोनोसेकेराइड मतलब या तो पूरी की पूरी ग्लूकोज से बनी हो, पूरी की पूरी फ्रक्टोज से बनी हो। तो मोनोसेकेराइड, जब ये पॉलीसेकेराइड टूटेगा तो सेम मोनोसेकेराइड होगा। एग्जांपल कोई हो सकता है? बिल्कुल है, एग्जांपल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन बहुत सारी मोनोसेकेराइड, कौन सा मोनोसेकेराइड? ग्लूकोज का। तो बहुत सारा ग्लूकोज 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 जुड़ता चला गया और एंड में क्या बना? ग्लाइकोजन। इसी तरीके से और कुछ सर, होमो हो सकता है स्टार्च, हो सकता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो ये इसके एग्जांपल हो गए होमोपॉलीसेकेराइड के। ठीक है सर, हेट्रोपॉलीसेकेराइड किसे बोलेंगे फिर? हेट्रोपॉलीसेकेराइड जब टूटने पर दो अलग अलग यूनिट्स में, वो मोनोसेकेराइड के दो अलग अलग यूनिट में टूटे, या फिर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अलग अलग मिलकर बन रहे हो तो एक मॉलिक्यूल बन गया, या फिर मोनोसेकेराइड के अंदर थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ जाएं। इसके एग्जांपल हो सकता है, आप लोगों ने सुना होगा बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन, नाम सुना है? हाँ जी सर, बिल्कुल सुना है। तो पेप्टिडोग्लाइकन याद आ रहा होगा किसी को? क्लासिफिकेशन, मेरे को जहां तक याद है क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में दे रखा है, चैप्टर 2 में 11th क्लास के। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन दो यूनिट से मिलकर बना होता है। इसे हम लोग बोलते हैं NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। तो इन दोनों दो अलग अलग यूनिट्स हैं, मिलके एक ही मॉलिक्यूल बना रही हैं, इसलिए ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड। क्लियर हुआ?
तो एक एक करके एक बार इनको देखते हैं, किसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे होमोपॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोजन। ठीक है, डालिए। सबसे पहले हेडिंग ग्लाइकोजन। तो हमारा होमोपॉलीसैकेराइड में सबसे पहले आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो मिलके बनता है बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बनता है। ये बहुत सारे ग्लूकोज, क्वेश्चन ये आता है कि जो ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ रही हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़ रही हैं। अगर ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, अगर ग्लूकोज की बिल्कुल सीधी सीधी चेन चलती जा रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये स्ट्रेट चेन बनती है। लेकिन अगर इसी में ही ब्रांचिंग आ जाए, ये देखिए ब्रांचिंग आ जाए, इसी में ही और ब्रांचिंग निकल जाए, तो ये जो ब्रांचिंग वाला बॉन्ड बना है, ये वाला, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, जो ये वाला बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बनता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ये स्ट्रेट चेन बनती है ये होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो ग्लाइकोजन किससे बना है, पूरा ग्लूकोज से। स्ट्रेट चेन में कौन सा बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ब्रांचिंग आ गई तो कौन सा बॉन्ड, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैविंग 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड ब्रांचेस मेड अप ऑफ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 और 1,6 जो मैं ब्रांचिंग बोल रहा हूं, नंबरिंग आप लोग अच्छे समझ गए हैं। जब आप कभी ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे, गूगल करिएगा, आपको दिखेगा बहुत इजीली, तो वहां आपको दिखेगा 1,4 और 1,6 बॉन्ड्स बनते हुए। यह याद रखना है आपको। ये हो गया ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, डालिए आप लोग स्टार्च। स्टार्च क्या डालेंगे टॉपिक, स्टार्च। और स्टार्च में अब आप लोग देखिए, स्टार्च मिलके बनता है, स्टार्च पहली बात तो पाया कहां जाता है सर, प्लांट सेल के अंदर। ग्लाइकोजन एनिमल सेल के अंदर। आप लोगों को पता है जो भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा है, जो स्टोर होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज इकट्ठा होता है वो किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च होता है दो चीजों से मिलके, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज होता है बेसिकली 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एमाइलोज बनता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। एमाइलोज पूरे स्टार्च के अंदर लगभग 20% के करीब होता है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं एमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो ये 1,4 प्लस 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्लाइकोजन का भी आपने स्ट्रक्चर देखा था। ये लगभग 80% के करीब, पूरे स्टार्च में 80% के करीब क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के क्लियर हो गया। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो ग्लूकोज की पूरी यूनिट स्ट्रेट। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 है तो स्ट्रेट प्लस ब्रांचिंग दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। इन दोनों को मिलाइए, क्या मिलेगा आपस में, स्टार्च। क्लियर है। तो अमाइलोज हो गया और ये अमाइलोपेक्टिन हो गया, ये आप लोगों का स्टार्च हो गया। मेन जो क्वेश्चंस पूछा जाता है मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं, यही पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर। तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर आप लोग याद रखेंगे 1,6 और 1,4, अमाइलोज में 1,4 केवल, ठीक। तो ये बॉन्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सेल्यूलोज। नेक्स्ट आता है आपका सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के अंदर आप लोग देखें तो बहुत सिंपल है सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये आप लोग कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम सुनते हो, कहां पे सुनते हो बताओ? सेल वॉल जब आप पढ़ते हो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। प्लांट सेल्स के बीच में जो प्लांट्स के सेल के ऊपर जो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसी तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ा होगा ये चीज। फंजाई की सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, तो काइटिन एक तरीके का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो सेल्यूलोज देखते हैं, तो सर सेल्यूलोज बहुत सिंपल, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन, इसको ऐसे पॉइंट्स में लिख लिए, बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये उसके अंदर बॉन्ड होगा। सेल्यूलोज इससे मिलके बना होगा, बहुत सारी 100, 200, 500, 1000 के करीब सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, बीटा डी ग्लूकोज होंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा हुआ होगा, सिंपल, ठीक है। ये आपको हो गया सेल्यूलोज। नेक्स्ट आता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था पेप्टिडोग्लाइकन, और ये रहा पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन is made up of 2 types of monosaccharide, ये देखिए N-acetyl म्यूमेरिक एसिड, और ये होता है N-acetyl ग्लूकोजामाइन, N-acetyl ग्लूकोजामाइन और N-acetyl म्यूमेरिक एसिड। तो दो ये अलग अलग यूनिट से मिलकर बन रहा है, दो अलग अलग मोनोसेकेराइड्स के मॉडिफाइड मोनोसेकेराइड है, तो इस वजह से इसको हेटेरोपॉलीसेकेराइड में रखा जाता है। इसके एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकन। क्लियर हुआ? ये पूरा कंसेप्ट था आपका पॉलीसेकेराइड का। एक और आ जाता है जो पूछा जाता है थोड़ा, ये सब अभी तक हमने देखे ग्लूकोज वाले, एक और आता है, थोड़ा सा इसको स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा, एक और आता है इन्यूलिन। ये इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ग्लूकोज के पॉलीमर देखे, ठीक है सर, सेल्यूलोज, स्टार्च और ये सब। अगर फ्रक्टोज का कोई आपसे पॉलीमर पूछे तो उसका एग्जांपल हो गया इन्यूलिन। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है और इतना ही समझना है। अच्छे से इस कंसेप्ट को दोबारा पढ़िए, दोनों लेक्चर देखिए और उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, कुछ कंसेप्ट मिला हो, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो नीट के, तो उसी बात पे एक बार लाइक और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलेंगे हम लोग। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए।